स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फर्स्ट एड और सीपीआर। और हम बेसिकली ट्रेनिंग आज इसी के बारे में करेंगे। ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हुए हैं ट्रेनिंग, और आज आज भी हम सेम टॉपिक पे ही एक बार फिर से ट्रेनिंग करेंगे। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा। अ, मैं डिवाइन इंस्टीट्यूट से हूँ, डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जहाँ से कि आप डिप्लोमा वगैरह ले सकते हो और टाइम टू टाइम जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह भी मिलती है यहाँ से। और यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहती है, सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम के लिए। ऑलराइट। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है वो है फर्स्ट एड और सीपीआर। फाइन। अब फर्स्ट एड और सीपीआर से सबसे पहले हम समझते क्या है, फर्स्ट एड है क्या। जो सबसे पहला हेल्प हम किसी को दे पाए उसके क्रिटिकल सिचुएशन में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, वही फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा ट्रीटमेंट देना है, पर फर्स्ट एड का मतलब ये है कि आप कोई अगर जख्मी है तो उसको आप इतना तो जरूर कर दें कि वो ट्रीटमेंट लेने के लायक हो सके। ठीक है। और सीपीआर भी उसके अंदर ही आ जाता है, एक तरह से फर्स्ट एड के अंदर ही, लेकिन ये कम्प्लीटली अलग प्रोसेस होता है। सीपीआर का मतलब ये होता है कि हम चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया या चोक हो गया, किसी को सांस नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन में सीपीआर देते हैं। अब इसके बारे में ही हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लें कि फर्स्ट एड है क्या और सीपीआर है क्या। ठीक है। तो जैसे कि सिर्फ अभी प्रशांत जुड़ा हुआ है। प्रशांत, जी सर। एक बात बताना, फर्स्ट एड जी का मतलब तो तुम समझ गए होगे ना। बिल्कुल सर। जहाँ पे बिल्कुल। आप काम कर रहे होगे वहाँ पे कभी ना कभी कुछ जी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ होगा आपके साथ, जहाँ पे जरूरत जी फर्स्ट एड की। जी बिल्कुल। राइट। तो वो एक हम्म। शेयर करोगे, क्या एक्सपीरियंस रहा था, कैसे चीजों को आगे सर, बढ़ा। फर्स्ट एड सर ऐसा होता है ना कि जिस मान लीजिए कोई वर्कर किसी वर्क साइड में कार्य कर रहा हो हम्म, और किसी कारणवश किसी चूक की वजह से अगर उसको चोट लग जाती है या बिल्कुल। फिर उंगली वगैरह में या फिर कहीं पे भी, हम्म, तो हमारे पास फर्स्ट एड होने का एक फायदा ये होता है कि ब्लडिंग वगैरह जो होती है हम्म, अपने फर्स्ट एड से उसको रोक सकते हैं, ताकि वो आगे जाके कुछ दूरी अगर जाना हो हॉस्पिटल, कुछ दूर पे चेक करना हो तो वहां तक तो वो कंट्रोल कर सकता है। फर्स्ट एड यही होता है सर, ताकि वहां जाने के बाद वो ट्रीटमेंट सही से ले सके। अभी इमिडिएटली हमारे पास में कुछ ना होने की वजह से हम लोग फर्स्ट एड रखते हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए किसी भी माहौल को हम लोग कंट्रोल कर सकें वहां पे। ऐसा होता है सर। अगर माहौल हमारे कंट्रोल से बाहर का है तो हम तो इमिडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकलते ही नहीं कहते, लेकिन फर्स्ट एड रहता है तो सर एक चीज ये होता है कि अब उंगली कटी है या फिर नार्मल छोटे से ब्लडिंग वोडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग उसमें लगा के बैंडेज कर देते तो ब्लडिंग रुक जाता है सर, बिल्कुल और सही। वो जाके अगला ट्रीटमेंट ले सकता है सर। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में थोड़ा सा और ये बताना चाहूंगा ना कि फर्स्ट एड आप जब दे रहे हो किसी को भी, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ट्रेंड होना पड़ता है। ठीक है। अब जी जैसे बिल्कुल मान लो बिल्कुल किसी सर। को बर्न हुआ है, ठीक है। अब उस बर्न में आप कुछ भी मेडिसिन वगैरह या डायरेक्टली पानी, नॉर्मली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसमें, है ना। पर्टिकुलर चीज अगर नहीं किसी के साथ प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर चीज में क्या करना चाहिए सही तरीके से, ताकि आप, एक तो बंदा ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, अगर कुछ गलत चीज, गलत मेडिसिन डाल दिया या गलत कर दिया तो वो बंदा और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, आ सकता है ना। बिल्कुल सर। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है किसी के पास तो वही, अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड हो फर्स्ट एड के लिए, आपको पता है कि फर्स्ट एड इस कंडीशन में क्या करना है, अगर किसी का हाथ चल गया है तो क्या करना है, किसी के अगर पाँव में चोट आया या हाथ में चोट आया, हड्डी टूट गया है तो क्या करना है, किसी को कट लग गया है या सिर में चोट लग गया है तब क्या करना है। सारे कंडीशंस के लिए पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट, क्या इनिशियलाइज कर सकते हो। जी ठीक है। ताकि सामने वाले बंदे को आप इतना इस कंडीशन में ला सको, प्रॉब्लम वाले कंडीशन से, कि वो फिर ट्रीटमेंट के लिए आगे जा सके, है ना। जी सर। जी ग्रेट। तो
इसमें अब आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीन तो दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए फर्स्ट एड के रिगार्डिंग क्या, किसी भी इंजरी को रोकने के लिए जो भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स बने हैं, नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हैं, लॉज है, वो सारे अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना, तो इंसिडेंट्स को आप खुद के लेवल पे ही कम कर सकते हो। ठीक है। अगर बाई चांस अगर इंसिडेंट फिर भी होता है, तो फिर उस टाइम पे काम आती है आपकी ट्रेनिंग। आप ट्रेंड हो, आप दो आदमी को और ट्रेन कर सकते हो। और इससे क्या है कि सिर्फ आपके वर्क कंडीशन के लिए ही नहीं, आपके डे टू डे लाइफ में आप कहीं रोड पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर के आसपास कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्क प्लेस पे ही, किसी भी जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा, अगर आप वहां पे प्रेजेंट हो और आपको फर्स्ट एड पता है कि कैसे देना है, ठीक है, तो वहां पे आप कर जी सकते हो वो चीज, है ना। ये करके एक आप जी डिफरेंस बिल्कुल। ला सकते हो सिचुएशन के बीच में, राइट। तो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि फर्स्ट एड में आपका रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हो आप। इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग क्या है आपका, मतलब आप कितने जल्दी रिस्पॉन्स ले पा रहे हो। और ऐसा क्या होता है कि बहुत लोग देखते हैं कि हाँ, किसी आदमी को चोट लग गया है तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं, चोट लग गया, ऐसे कैसे हो गया, है ना। वो घबराना छोड़कर कैसे आप खुद के ऊपर कंट्रोल करके और उस माहौल को कंट्रोल कैसे करते हो, रिस्पॉन्स कैसे देते हो आप, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए फिर थोड़ा सा ये भी जानना पड़ता है कि बॉडी फंक्शनिंग क्या होता है, बॉडी में फंक्शनिंग कैसे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा बॉडी की बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, पर बेसिक तो पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे कट लग गया है तो वो खून क्यों आ रहा है ना। कि अगर बॉडी में जी कोई भी कट लगा तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी ब्लड फ्लो हो रहा है ना। अब कटने के बाद ऑब्वियस बात है, ब्लड फ्लो अगर जो हो रहा है तो बाहर आएगा ही आएगा। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसको हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहते हैं, जो बॉडी के बारे में होता है। ठीक है। सीपीआर भी फर्स्ट एड के अंदर ही आ जाता है अगर हम लार्ज स्केल पे जाके देखेंगे तो, क्योंकि जब पेशेंट फेंटेड होता है, यानी कि बेहोश होता है, होश में नहीं होता है, या सांस नहीं ले पा रहा होता है, या हार्ट अटैक आया होता है पेशेंट को इंस्टेंटली, तो उस टाइम पे हम लोग सीपीआर देते हैं। सीपीआर में क्या करते हैं कि हम लोग चेस्ट में कंप्रेशन देते हैं और एयर वे, ब्रीदिंग वे जो है, सांस की नली, उसको पूरा फ्री करते हैं ताकि सांस लेना फिर से शुरू हो सके। समझ, ठीक है। हम देखते फर्स्ट एड बेसिक्स के बारे में देखते हैं। गेन एन इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट एड का होना चाहिए। और इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इम्पोर्टेंस तो खैर बहुत ज्यादा ही है फर्स्ट एड का। अगर आप ट्रेंड हो तो किसी को आप बचा सकते हो, है ना। लाइफ सेविंग किट कहा जाता है फर्स्ट एड किट को, इंस्टेंट हेल्प के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या देखते हैं, डील विथ माइनर कट्स, बर्न्स, ब्रूजेस, फ्रैक्चर्स, स्प्रेन्स, यानी कि कोई किसी भी तरह का चोट, है ना, कहीं पे हम्म, कट जाना, कहीं पे जल जाना, कहीं पे छिल जाना, हर कंडीशन में अलग तरह से हम एक्ट करेंगे, है ना। ब्रीदिंग इमरजेंसीज, अब वर्क कंडीशन में ही मान लो किसी को एलर्जी है अगर डस्ट से, बहुत ज्यादा डस्ट वहां पे हो गया, अब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था, है ना, पर वर्क प्लेस में सिचुएशन ही ऐसा हुआ कि उसको सफोकेशन होने लगा सांस लेने में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन से पहले देखेंगे कि सांस पे प्रॉब्लम हो क्यों रहा है उसको, कोई एलर्जी तो नहीं है, या अगर ऐसे जगह पे है जहाँ पे और धूल गर्दा भी हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले उस जगह से साइड करेंगे उस इंसान को। उसके बाद जो उसको फर्स्ट एड देना है वो देंगे। अगर फिर इन दैट सिनेरियो आगे मेडिकल टीम को भी कॉल करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है। फेस शील्ड्स, मास्क और बैरियर्स इसी वजह से यूज भी करते हैं, ताकि किसी को सफोकेशन हो रहा है तो सफोकेशन कम हो जाए और प्रॉब्लम ना हो उसको। ठीक है। और जब आप ट्रेन हो जाते हो फर्स्ट एड के लिए, तो आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप ट्रेन हो गए, दैट्स इट, नहीं। आप दो तीन लोगों को और बताओ, उनको और समझाओ, भले वो आपका मजाक उड़ाए या जो भी करे, पर जो जरूरी है वो जरूरी है। आप अपने आसपास के लोगों को जितना अवेयर करोगे ना फर्स्ट एड को लेकर, इंसिडेंट्स को लेकर, सेफ्टी को लेकर, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा सबके लिए, सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के लिए, वर्क प्लेस एथिक्स के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। ओके, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हो, इस बंदे का पाँव ऐसा देख के लग रहा है कि पाँव की हड्डी गई होगी इसकी। आप लोग देख पा रहे हो ना स्क्रीन? जी ओके। तो इसमें किस तरह से इसको, ये तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ,
है ना। पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो ऐसे नहीं देते हैं, डॉक्टर पूरा प्लास्टर लगाता है, लेकिन अब क्योंकि वर्क साइट पे थे ये लोग, यहाँ पे इशू हुआ तो किसी तरह से मैनेज करके फर्स्ट एड देना इनको आता था, तो ये लोग मैनेज कर दिए। इससे क्या हुआ कि एक तो पेशेंट को दर्द थोड़ा सा कम जाएगा कुछ टाइम के लिए, और जो और प्रॉब्लम होना था उस प्रॉब्लम से बच जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स यानी कि अब जब फर्स्ट एड और सीपीआर के लिए ट्रेन हो जाते हो ना, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम इमीडिएट हो जाता है। आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स ले लेते हो चीजों को देखकर। वहां पे आपको फिर सोचना नहीं पड़ता है 4 बार कि करे या ना करे, करे या ना करे। आप तुरंत जाते हो, हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो, जो इंसानियत होती है। ठीक है, इससे क्या कर सकते हो आप, तो किसी की जान बचा सकते हो। ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, सारे लोग देख रहे हैं, एक नाटक की तरह। आप बीच में जाकर के अगर उसको सीपीआर दे देते हो तो उसकी जान बच सकती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बना देगा और आप वहां पे हीरो हो जाओगे। रिड्यूसेस इंजरी सेवेरिटी। रिड्यूसेस इंजरी सेवेरिटी का मतलब है कि चोट से जो जख्म होना था उसको थोड़ा सा इफेक्ट आप कम कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है। कॉन्फिडेंस इस वजह से बढ़ता है कि उसको लगता है कि हाँ चलो, लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। वो एक मनोवैज्ञानिक असर होता है वो। ठीक है, कम्युनिटी रेजिलेंस। कम्युनिटी रेजिलेंस का मतलब ये हुआ कि आपको देखकर आपके आसपास के लोग भी सीखेंगे कि ये बंदा जो है ट्रेंड है, कभी भी प्रॉब्लम हुआ है तो अगर ये बंदा हमेशा हेल्प करने आता है, तो इससे क्या है कि आपके लिए ही अच्छा है और आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा हो जाता है। वर्क प्लेस सेफ्टी। ऑब्वियस बात है, अगर आप सब ट्रेंड है तो उनको पता है कि क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं करने से क्या नहीं होगा। तो वर्क प्लेस के लिए सेफ्टी सबसे पहले मेंटेन हो जाता है। राइट, लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये। अब मान के चलिए कि कहीं पे लीगल ऑब्लिगेशन वगैरह की जरूरत होती है। राइट, तो फर्स्ट एड और सीपीआर अगर आपको पता है तो आप उस टाइम पे बिना कुछ दिमाग लगाए, लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दिमाग लगाए आप सीधा जाके हेल्प करो। आप ये मत सोचो कि लीगल क्या होगा, एथिकल क्या, क्योंकि आप फर्स्ट एड दे रहे हो सिर्फ। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको इतना सोचना नहीं होता है। और पीस ऑफ माइंड, और ये तो ऑब्वियस बात है, जब आप किसी को बेसिकली भी हेल्प करते हो तो आपको अंदर से सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है ना। तो जब किसी के लाइफ सपोर्ट के लिए आप सिस्टम सपोर्ट बन रहे हो, तो उससे आपको खुद को ही और बूस्ट मिलेगा कि नहीं, अब इससे भी और अच्छा करना है। मेरा तो हो गया, मैं तो जान गया सब कुछ, अब बाकी लोगों को भी बताना है और इंसिडेंट जितना कम से कम हो सके उस पर ध्यान देना है। और हेल्थ प्रमोशन, ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि अगर कोई बीमार नहीं पड़ेगा या इंसिडेंट नहीं होगा तो हेल्थ सबका अच्छा रहेगा, है ना। अब आप एक चीज देखो कि बात कर रहे थे हम लोग सीपीआर के बारे में। ठीक है, तो सीपीआर ट्रेनिंग अलाउज वैल्यूएबल स्किल्स, दे आर पोटेंशियली लाइफ सेविंग स्किल्स। फर्स्ट एड और सीपीआर जो है ना, वो सिर्फ नॉर्मल स्किल्स नहीं है, इसको लाइफ सेविंग स्किल्स भी कहते हैं। राइट, क्योंकि ये ऑब्वियसली ज्यादातर जगहों पे जिंदगी को बचाने के लिए ये हेल्प करता है, क्योंकि इंस्टेंट मेडिकेशन जहां नहीं पहुंच सकता है वहां पे हम फर्स्ट एड और सीपीआर देते हैं। राइट, ओके। तो ये था फर्स्ट एड का। और सीपीआर के लिए जैसे अभी 2-4 लोग और दिख रहे हैं कि जुड़ चुके हैं, तो कोई आप लोगों में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जहाँ पे आप लोगों ने देखा हो सीपीआर देते हुए, कैसे सीपीआर देते हैं लाइव। एनीवन, कोई भी? प्रशांत, राहुल, हेमराज, नितेश। अभी सर इंजरीज वगैरह हमने देखे हैं, बट सीपीआर भी तो मैंने नहीं देखा सर। सीपीआर का नहीं देखा है? नहीं, ओके, सीपीआर नहीं देखा नो है, बट प्रॉब्लम। इतना मुझे पता है कि सर सीपीआर देने के लिए आप चेस्ट पे जो है कि हल्का हल्का हाथों से प्रेस करना होता है, हम्म, ताकि उसकी नली खुले और वो सांस लेने के लिए सांस ले सके। हमें हम्म, अगर वहां से नहीं होता तो माउथ से भी जो है कि हमें प्रेस देना पड़ता है, मतलब हम लोग माउथ में भी वो कर सकते हैं, फूक सकते हैं, ताकि उसका नली जो वो टुकड़ा टाइप का रहता है वो खुल जाए। ये मुझे बिल्कुल। पता है, लेकिन सर अभी मैंने अभी सामने से कभी देखा नहीं है। ठीक, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है। जी, ओके। ओके। हाँ, जैसे
टॉपिक ये देख रहे हो, है ना, ये इमेज दिख रहा होगा, है ना। इस इमेज में क्या दिख रहा है कि इसके चेस्ट पे दो हाथों से दबा रहा है और उसके मुंह पे जो है एक बलून लगा हुआ है, पंप टाइप का एक बलून होता है, ये डॉक्टर्स बलून कहते हैं इसको, ये लगा हुआ है। इससे क्या होता है, जैसा आपको देख के दिख रहा है साफ साफ, है ना, चेस्ट को कॉम्प्रेस करते हैं। चेस्ट को कॉम्प्रेस इसलिए करते हैं, हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो है ना वो हार्ट की वजह से चलता है। ब्लड फ्लो बॉडी में, ऑक्सीजन का फ्लो, ये जितना भी होता है ना वो हमारे हार्ट की वजह से होता है। और चेस्ट के जिस पोजीशन पे अपना हाथ रखा हुआ है इस बंदे ने, उस पोजीशन के जस्ट नीचे ही हार्ट होता है हमारा। ठीक है, कोई कहता है लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, तो एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं होता है। ये हमारा जो दोनों रिब रिब है ना, छाती की जो हड्डी है, उसके जस्ट नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहीं पे डाल के पंप करते हैं, क्योंकि जब सांस रुक जाता है ना किसी का भी, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले हार्ट को एक्टिवेट करते हैं। हार्ट को एक्टिवेट करते ही जो है ऑक्सीजन फ्लो चालू हो जाता है, सांस लेने लग जाता है आदमी। ठीक है, लंग्स का फंक्शनिंग भी हार्ट के फंक्शन से होता है। तो इसलिए हम कॉम्प्रेस करते हैं, चेस्ट पे कॉम्प्रेशन देते हैं, और जो कि इसका फुल फॉर्म भी है। ठीक है, कार्डियो। अच्छा, एक चीज और मैं दिखा दूं पहले। हाँ, जो फुल फॉर्म होता है सीपीआर का, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कार्डियो का सबसे पहले मतलब हो गया हार्ट, ठीक है, पल्मो का मतलब हो गया लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के फंक्शनिंग को फिर से चालू करने के प्रोसेस को ही सीपीआर कहते हैं। ठीक है, हार्ट जैसे ही अपना फंक्शन चालू करेगा, ये पोर्शन, तो वैसे ही फिर एयर सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। सारा फंक्शन हमारा हार्ट से ही होता है। इसी वजह से सीपीआर में हम हार्ट को कंप्रेस करते हैं, और जब सांस नहीं आता है, फिर भी सांस नहीं आ रहा होता है, तब हम माउथ टू माउथ ब्लो देते हैं। अगर ये बलून अवेलेबल है तब तो बेस्ट, ठीक है, नहीं तो फिर हम माउथ टू माउथ ब्लो देते हैं। ये ठुड्डी जो है चिन को थोड़ा ऊपर करते हैं, ताकि सांस लेने की नली पूरी तरह से फ्री रहे, और आसपास के एनवायरनमेंट से जो है ना लोगों को थोड़ा दूर कर देते हैं, ताकि हवा आने में, ऑक्सीजन का मात्रा में कहीं पे कोई कमी ना हो। जितना ज्यादा लोग भीड़ लगा देंगे तो उतना ज्यादा फिर वहाँ पे कंजस्टेड एरिया हो जाएगा, कंजस्टेड एरिया में फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और पेशेंट सही से सांस ले नहीं पाएगा। सीपीआर देने का फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सीपीआर देने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कैसे देना है सीपीआर। ऐसे नहीं कि आप चेस्ट पे गए और चेस्ट दबाने लग गए, कुछ भी कर रहे हो, उससे नहीं होगा। इनफैक्ट पेशेंट और प्रॉब्लम में आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में इंस्टेंटली आ जाएगा, और वो वहीं पे मर जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो इसी वजह से सबसे पहले क्या करना होता है, तीन प्रोसेस है अपने पास। चेस्ट कॉम्प्रेशन, CAB, ये याद रखना आप लोग, है ना, CAB, चेस्ट कॉम्प्रेशन, ओपन द एयरवे, और रेस्क्यू ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहले चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, फिर ये ठुड्डी उठाकर थोड़ा सा सांस लेने की नली को पूरा फ्री करते हैं, और अगर उससे भी सांस नहीं आया, हार्ट हार्ट फंक्शनिंग चालू नहीं हुआ, तो फिर हम माउथ टू माउथ ब्लो देते हैं, रेस्क्यू ब्रीथिंग, सांस देते हैं खुद से। ये प्रोसेस होता है हमारे सीपीआर का। ठीक है, अब फर्स्ट एड एंड सीपीआर जब हम लोग देख रहे हैं, सीपीआर से हम ऑलरेडी क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड फ्लो चालू कर देते हैं बॉडी में, ताकि पेशेंट सांस ले, होश में आ जाए, और फिर हम उसको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेज सके। ठीक है, अब इस फिगर में भी देख सकते हो, फिगर ए में क्या कैसे कर रहा है, ए देखो आप, बी में देखो। सबसे पहले माउथ, क्या होता है कि जब इंसान कौन बोल रहा है बीच में, कुछ सवाल है क्या? ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले क्या करते हैं कि माउथ को ओपन करते हैं, क्योंकि जब आदमी फेंट हो जाता है तो वो उसका मुंह बंद हो जाता है ना, वॉलेंट्री है वो। तो सबसे पहले माउथ ओपन करते हैं, और फिर आप फिगर बी में देखो, उसके चिन को ऊपर किया, सी में डायरेक्टली पहले एयर ब्लो दे दिया। लेकिन अब क्या करते हैं, क्योंकि प्रोसेस चेंज हो चुका है पहले से, ठीक है, अब क्या करते हैं कि पहले कॉम्प्रेशन देते हैं, कॉम्प्रेशन देने के बाद फिर ये डी वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, कैरोटिड वेन के पास, और उसके बाद फिर ब्लो देते हैं अगर सांस नहीं आ रहा है तब। और बच्चे के लिए अलग कंडीशन होता है, उसको सिर्फ हल्का हल्का चेस्ट पे कंप्रेशन देते हैं, बिल्कुल हल्का, 2 उंगली से। ठीक है,
क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है, इन्फेंट होता है, बहुत नाजुक होता है। अगर ज्यादा जोर से दिया तो उसका रिब केज टूट जाएगा, पूरी शरीर खत्म। ठीक है, तो हर किसी के लिए अलग केसेस होते हैं। अब जब आप इसी में क्या है कि जब आप फीमेल को सीपीआर दे रहे होते हो तो वहां पे फिर थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। आपको फिर उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, और हार्ट के पोजीशन को सही ढंग से आपको पकड़ना पड़ता है कि हार्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा। ठीक है, अब जो आप ये एक और इमेज ये देख रहे हो, है ना, जिसमें मैंने अभी सेलेक्ट किया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? यानी कि सांस लेने की नली में कुछ रुकावट। वो कब हो सकता है कि अगर हम मान लो कुछ खा रहे हैं और हम वो सही से चबा नहीं पाए, वो अचानक हमारे गले में जाके अटक गया, तो उससे क्या हो गया, हमारा सांस लेना रुक सकता है। उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए तो पीछे से जाके नाभि पे पकड़ना है। ठीक है, नाभि पे पकड़ के पीछे से जो है कमर पे जोर का झटका देना है। उससे क्या होता है कि जो भी चीज फंसा हुआ है अंदर की, अंदर का हवा जो है वो बाहर निकलना चाहता है मुंह के थ्रू। अब मुंह के थ्रू बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली जो गले में अटका हुआ है उसको वो बाहर फेंकते हुए निकलेगा। तो इस वजह से हम अब किसी को भी अगर चोक हो रहा है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम, कुछ अटक गया उसके गले में, तो फिर हम उस टाइम पे बैक थ्रस्ट दे सकते हैं। राइट, सॉरी मेरा खुद का सर्दी हो रहा है। ओके ठीक है, एईडी एक ऐसा डिवाइस है, अगर वो किसी वर्क प्लेस पे है तो फिर सीपीआर के प्लेस में हम एईडी को यूज कर सकते हैं। ये ऑल्दो ये हर जगह पे नहीं होता है, पर हाँ इसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है। ठीक है, सीपीआर के जगह पे हम उसको एईडी को यूज कर सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस होता है ये। अब जैसे बेसिक्स देख लेते हैं। ब्लीडिंग अगर किसी को हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि जहां भी कट लगा हुआ है वो उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, साफ करके थोड़ा सा उसको बंद कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो और ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। ठीक, चोकिंग के लिए क्या करते हैं कि मिडिल नेवल नाभि के पास पकड़ते हैं, पीछे से धक्का देते हैं ऊपर की ओर ताकि जो भी चोक हो रहा है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अब बर्न्स का देखते हैं, क्योंकि बर्न्स में ऑलरेडी हमारे पास 3 तरह के बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न होते हैं। राइट, अब फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि ये सिर्फ आउटर स्किन में स्वेलिंग और रेडनेस लाता है, मतलब ऊपर 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 ही प्रॉब्लम होता है इसमें सिर्फ। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, इसके अंदर जो है ना 2 लेयर ऑफ स्किन जो है वो जल जाते हैं, जिससे हमारे क्या हो जाता है, फोका हो जाता है, फूल जाता है, घाव जैसा हो जाता है। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न में क्या है, दिस अफेक्ट्स डीपर लेयर्स ऑफ स्किन एंड काउज व्हाइट और ब्लैकेंड स्किन दैट मे बी नम। मतलब ये हायर लेवल ऑफ बर्न है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका स्किन के साथ साथ आपका मसल्स भी चल जाता है, तो ये बर्न होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। इसके लिए क्या, फ्लश द बर्न एरिया विथ कूल रनिंग वाटर, मतलब कि ठंडे पानी से धो। आइस का यूज मत करना कभी भी बर्न में, है ना। लाइट गॉज बैंडेज, बहुत ही पतला बैंडेज लगाना है। और पेन किलर तभी लेना है जब एकदम इमरजेंसी हो, कि पेन किलर से भी हमारे लिवर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तब आप पेन किलर लेना, है ना। और जो फोका वगैरह होता है उसको फोड़ना नहीं है आपको, और कोई ऑइंटमेंट या बटर या कुछ भी नहीं लगाना है उसके ऊपर। आप जितना सादा उसको छोड़ोगे उतनी जल्दी वो रिकवर होगा। ठीक है, और बेसिकली सबको बाकी एक चीज पता ही है कि फर्स्ट एड देने के बाद, देते के टाइम ही सबसे पहला काम होता है इमरजेंसी कॉल करना, है ना। इमरजेंसी कॉल यानी कि एम्बुलेंस को कॉल करना। आसपास जितने नियर अगर हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल अगर आसपास है और एम्बुलेंस को आने में टाइम लग सकता है, तो ये आपको देखना है और इंस्टेंटली उस पेशेंट को फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल लेकर जाना है। फर्स्ट एड में और क्या क्या आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स यानी कि फोका, स्प्रेन, चोट, नोज ब्लीडिंग भी बहुतों को होने लगता है, तो उस केस में क्या करना है, नाक बंद करके आप अगर अपने चिन को ऊपर की तरफ कर लोगे तो आपका नोज ब्लीडिंग रुक जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट, ये तब होता है जब बहुत ही ठंडे जगह पे काम करते हैं हम लोग। फ्रॉस्ट बाइट मतलब ठंडी लग जाना, है ना। तो ठंडी लगने के लिए तो ऑब्वियस आपके पास है कि अगर मान लो आपके हाथ में फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो आप आग जलाकर अपने हाथ को नॉर्मल कर सकते हो, है ना। डॉक्टर के पास जा सकते हो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। हीट रिलेटेड इलनेस यानी कि गर्मी के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मधुमक्खी काट ले तो, अगर सांप काट ले तो, ये सारे कंडीशंस है। इसके अंदर जो है ना बेसिक इंसान को जो है ना फर्स्ट एड से ही नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ठीक है, हाँ अगर मेजर है तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप मेडिकल कंट्रोल के लिए जाओ, मेडिकल के लिए जाओ, हॉस्पिटल्स वगैरह दौड़ाओ आप, है ना।
अब इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ऑल हमारे पास 5 मिनट ही बचा है। शेड्यूलिंग वर्क टू वर्क ड्यूरिंग कूलर टाइम, यानी कि अगर बहुत गर्मी वाली जगह है तो वहां पे जब देखना है कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज अगर है तो काम अच्छे से होगा, तो जल्दी जल्दी काम उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन, पानी का, जहाँ भी आपका जो भी वर्क कंडीशन है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस, आपके पानी का प्रॉपर होना चाहिए, पीने के लिए भी, हाथ पाँव धोने के लिए, सब कुछ के लिए। काम और काम के बीच में रेस्ट, इसका रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, और इस सारी चीजों की पर्सनल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या आता है कि प्रोविजन ऑफ शेड फॉर रेस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, यानी कि रेस्ट करने के लिए, कहीं धूप वाले एरिया में काम हो रहा है तो एक शेड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वर्कर थोड़े थोड़े देर पे आकर रेस्ट कर सके, और लोकल वेंटिलेशन पूरी तरह से होना चाहिए 37 डिग्री से कम होने के लिए। ठीक है, क्योंकि 37 डिग्री से ऊपर होगा तो आदमी के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पोर्टेबल एयर कूलिंग सिस्टम्स फॉर कूलिंग कन्फाइंड स्पेसेस एंड सिमिलर इनक्लोज्ड वर्क एरिया, कोई वर्क इनक्लोज एरियाज है, ठीक है, यानी कि बंद बंद जगह है, तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और कूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि वर्कर जो है काम करते करते बीमार ना हो जाए, नॉर्मल रहे और चीजें अच्छे से हो। ठीक है। अब किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस एनीवन? क्योंकि नो हमारे सर। पास 4 मिनट 35 सेकंड बच रहा है इस लिंक पे। हाँ, एक चीज और, ये ट्रेनिंग तो फ्री था, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए है तो सर्टिफिकेशन के लिए जो है 200 का फी है, वो आप पे करोगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और ये आपके जॉब के लिए जो है ना बहुत ही फायदेमंद होता है ये सर्टिफिकेशन। आप जितना सर्टिफिकेशन इकट्ठा करोगे ना, आपके पास क्या होता है कि सैलरी नेगोशिएशन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है ये सर्टिफिकेट। आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं इसके लिए भी ट्रेंड हूँ, उसके लिए भी ट्रेंड हूँ। हाँ हेमराज जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। सर मैं बोल रहा था जैसे ये स्नेक स्नेक वाला है तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? बिल्कुल। सबसे पहली बात देखिए, अगर जैसे आप जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ अगर स्नेक बाइट है, या तो वो आप, अब ऐसा तो नहीं है कि एक अकेला बंदा काम कर रहा होगा वहां पे, है ना, उसके ओके आसपास कोई ना कोई ऑब्वियसली होगा, और जैसे ही अगर स्नेक बाइट हुआ तो वो चिल्लाएगा या कुछ करेगा, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप रह जाएगा आदमी, है ना, रिस्पॉन्स के कुछ ना लिए कुछ जैसे तो आएगा ही। मतलब दो उसका दो स्टेज रहेगा सर। हम्म। हम लोकल अथॉरिटी से भी पहले ही, जहाँ जिस एरिया में काम करते हैं ना, वहाँ लोकल अथॉरिटी से हम पहले ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि यहाँ पे ठीक है। किस किस टाइप का जो है स्नेक पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। तो हमारे पास वो डाटा भी रहता है कि जो लोकल अथॉरिटी होती है वो देती है। वो एज ए इन्वायरमेंट मैनेजर जो होता है जिस कंपनी का या जिस एरिया में काम कर रहे हैं, उनका ये रहता है कि आपको ये डाटा इकट्ठा करना है कि किस टाइप का जो स्नेक है इस एरिया में पाए जाते हैं। ओके ओके। ओके गाइस, तो अब 2 मिनट का टाइम बचा है, तो आप लोग जो भी अगर सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पे, या फिर आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप सारे शायद ग्रुप में ऐड हो गई, ग्रुप में भी आप बता सकते हो जिनको भी सर्टिफिकेशन चाहिए हो, या फिर जिन्होंने अभी ये ज्वाइन नहीं भी किया है इस मीटिंग को, अगर उनको भी सर्टिफिकेशन चाहिए है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। ठीक है। और क्योंकि ये आपके आपके फायदे के लिए ही है, आगे बहुत ही हेल्पफुल होता है ये आपके रेज्यूमे में दिखाने के लिए भी और किसी कंपनी में दिखाने के लिए भी। आप एक स्किल्ड लेबर कहलाते हो, ट्रेनिंग्स वगैरह आप दिखाते हो, सर्टिफिकेशन तो, है ना। ओके, ठीक है, बाय बाय गाइस।